Okay, ji. So in week 11th, we are going to discuss polymorphism and abstract classes versus interface. लास्ट क्लास तक हमने इनहेरिटेंस और कंपोजिशन एसोसिएशन पिछले वीक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की। और कल तो हमारा ज़्यादातर टाइम कंपोजिशन एसोसिएशन और एग्रीगेशन इन चीज़ों पे लगे, और कंपोजिशन का कोड भी दिखा दिया आपको कंप्लीट, उस पर भी डिस्कशन कर ली, और एग्रीगेशन के लिए भी वो सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, आज दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। आप हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज इसका प्रोग्राम भी देख लेंगे, थोड़ी और डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और आप लोगों ने भी पहले ये पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कंसेप्ट है? या हमजा, पॉलीमॉर्फिज्म, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म? जी, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है सर, वो जब किसी क्लास के किसी फंक्शन, दो फंक्शंस के नेम सेम हो तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। या इनहेरिटेंस में अगर कोई इनहेरिटेंस हो रही है, दोनों चाइल्ड क्लास में भी वही सेम नेम से फंक्शन है और पेरेंट क्लास में वही सेम नेम से फंक्शन। और राइटिंग की बात करें, ठीक है, ये हसन नाम है, हसन आप क्या कहते हैं? सर ये होता है कि मतलब पेरेंट क्लास एक पॉइंटर हो जाता है, जितना मुझे याद है कि वो उसके जरिए से हम चाइल्ड क्लास को बना सकते हैं। पेरेंट क्लास के पॉइंटर से और जैसे मतलब ये जो है बना हुआ है, फर्स्ट करिए जो स्क्रीन है, सॉरी जो विंडो है आपका, इसमें मतलब आप वो कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो मतलब बेसिकली चाइल्ड है क्रिएटर विंडो पे। ठीक है, तहा अब्बास आप क्या कहते हैं? सर ये इस तरह होता है कि एक स्टूडेंट भी होता है कि बहुत वर्क होते हैं ना, मतलब घर में क्लास में कोई मतलब घर में बिल्डिंग भी हो सकता है, जिसका एक फंक्शन के बहुत रोल होते हैं। ठीक है, साथ सर एक क्लास के डिफरेंट लाइक शेप्स, एक क्लास की डिफरेंट शेप्स। हाँ सर, ये भी। और कौन? रिमशा, आप क्या कहती हैं? सीरियसली? नो कमेंट्स। एजाज? आप ही बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने आंसर दिए हैं उनके आंसर भी मिलते जुलते थे, ठीक थे, कोई वो नहीं थे। डिफरेंट टाइप्स, अगर एक मेथड दो काम कर सकता है दो क्लासेस में, तो आप उसे ओवरराइड करके उसको एक और काम करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है ना, इसकी जो इसको अगर ब्रेक डाउन करें हम तो दो वर्ड्स निकलते हैं, पोली एंड मॉर्फ। ठीक है, पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ्स मीन फॉर्म्स या शेप्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल एंटिटी, मैनी फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल क्लास, या मैनी फॉर्म्स किसी भी चीज़ की एक से ज़्यादा शेप्स कह लें या फॉर्म्स कह लें। अब प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपके पास, वो दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है, एक को कंपाइल टाइम कहते हैं, एक को रन टाइम कहते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आपके पास अचीव होती है थ्रू मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें जो अभी इन लोगों ने कहा कि फंक्शन नेम आपके पास लेट से सेम है, लेकिन उसमें फंक्शन नेम दोनों में सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होता है। तो कंपाइल टाइम पे वो चीज़ आपकी कंपाइलर को पता होता है कि ओवरलोडिंग में मुझे किस क्लास के साथ एसोसिएट, किस फंक्शन के साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि फंक्शन नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। लेकिन दूसरी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास जो आता है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग हमने पहले देखी भी है, और ओवरराइडिंग में बेसिकली ये है कि आपके पास फंक्शन नेम और सिग्नेचर दोनों सेम है। ठीक है, और वो पेरेंट क्लास में भी और जितनी चाइल्ड क्लास है उसमें भी वो चीज़ें आपको सेम नेम के साथ मिलती हैं। तो अगर आपको कल वाली एग्जांपल याद हो, वो एटीएम वाली, हम बात तो कंपोजिशन पे कर रहे थे लेकिन बात कहीं और किसी टॉपिक पे निकल गई, तो वहाँ पे आपको मैंने जो एग्जांपल ली थी, आज भी उसी को लेके थोड़ा चलते हैं और उसी से हम ज़रा पॉलीमॉर्फिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म से बेसिकली फ़ायदा क्या होता है। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर,
तो इसको अचीव करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, तो उसको ज़रा देखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल कल मैंने आपको दी थी, वही एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। ATM और यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड क्लासेस आपके पास होंगी। विड्रॉ, डिपॉजिट और तीसरी टाइप कुछ भी कर लें, XYZ, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में जो उसके जो वर्ड्स के जो लिटरल मीनिंग हम देखें, मैनी फॉर्म्स ऑफ आ सिंगल एंटिटी या सिंगल थिंग, किसी एक चीज़ की एक से ज़्यादा शेप्स। तो अब ट्रांजैक्शन जो है आपके पास, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट फॉर्म्स है। एक ट्रांजैक्शन आपके पास ये विड्रॉ है, एक ट्रांजैक्शन आपके पास डिपॉजिट है, एक ट्रांजैक्शन आपके पास XYZ कोई भी है। तो अब ये आपके पास क्या है, 2-3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ट्रांजैक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। आपको भी जब आपको लेट से कोई केस स्टडी दी जा रही है, लेट से कोई केस स्टडी आपको मिली है, कोई रिक्वायरमेंट्स आपको हैं, आपने उसका एनालिसिस किया, अब आप डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी एक कोशिश ये होगी कि आप जब क्लासेस आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लासेस के दरमियान आप रिलेशनशिप देख रहे हो, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये वो कंपोजिशन वगैरह, तो आप देखोगे कि कहाँ पर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हम अचीव कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को हम कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करें। ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुली इसको जहाँ पे सेंस ना बने तब भी करें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम देखें कि हम पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को अपने सिस्टम के अंदर लेकर आएँ। क्यों लेकर आएँ, ठीक है, फ़ायदा क्या है इससे? तो इससे फ़ायदा ये देखें, हमारे पास मैंने आपको कहा था कि हम कुछ आगे चल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। उसमें से एक प्रिंसिपल आज पढ़ते हैं जो कि इसके साथ लिंक है। तो वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स कहा जाता है उन्हें। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। S फॉर सिंगल क्लास, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास। O फॉर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। और इसी तरह आपके पास L से है लिस्कफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, I से है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और D से है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो मैं बाकी सब तो आपको अभी नहीं बता रहा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे आफ्टर सेशन 2। अभी हम ये जो एक प्रिंसिपल है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, इसको जस्ट देखते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये इस प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं हमें और कैसे ये इसके साथ लिंक है। तो देखिए, ये जो सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं ना, इन प्रिंसिपल्स का मकसद ये है कि आप जब भी क्लासेस बना रहे हो, कोड कर रहे हो, तो आप ये सॉलिड प्रिंसिपल्स जो है ना, इनको फॉलो करो। इनको फॉलो करने से होगा क्या, आपके डिज़ाइन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। डिज़ाइन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी इन टर्म्स ऑफ आपके पास कम्प्लेक्सिटी, इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी कम होना, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। कि आप अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा मेंटेनेबल होगा। तो बाकी प्रिंसिपल्स तो अभी हम नहीं देख रहे, एक प्रिंसिपल अभी हम देख रहे हैं जिसे कहते हैं ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। तो ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के बारे में ये कहा जाता है कि ये ओपन क्या है और क्लोज क्या है। तो ओपन का मतलब ये है कि आपकी जो भी क्लासेस हैं या जो भी उनके दरमियान इंटरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि ओपन फॉर एक्सटेंशन, आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ज़रा इसको देखें, ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आपके डिज़ाइन में हम एक्सटेंशन तो कर सकें, नया फीचर तो ऐड कर सकें, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो पहले से टेस्ट होके चल रही हैं,
उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सकें। बहुत 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 रेल ऐसा केस हो कि जहाँ पे मजबूरी है वहाँ पे करनी पड़े, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ ना हो। तो अगर आप इस डिज़ाइन को देखें जो भी आपको ऊपर मैंने बताया, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर से जो हमने एक डिज़ाइन अचीव किया इनहेरिटेंस के थ्रू। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर इस साइड को देखें आप, तो ये अब ओपन क्लोज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ओपन फॉर एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपके पास जब भी लेट से कोई नया फीचर आता है, ट्रांजैक्शन की कोई नई टाइप आती है, कोई भी लेट से बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर सको। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको एक नई क्लास बना के ट्रांजैक्शन क्लास से क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें देखें, यहाँ पर भी इनहेरिट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन क्लास से, या कोई ऐसा केस आ रहा है हमारे पास जहाँ पर वो जो नया फीचर जो हमने वो करना है, शायद वो विड्रा की एक टाइप हो, विड्रा की नई टाइप हो, तो हम उसको विड्रा की क्लास से भी क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो देखिए किया हमने ये कि हमने जो क्लासेस पहले से बनी हुई थी उनमें कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो प्रिंसिपल तो सेटिस्फाई हो गया है, फॉलो हमने कर लिया कि क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, कि हमने किसी एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन हमने नया फीचर भी ऐड किया है। किसमें? ट्रांजैक्शन की क्लास में, ट्रांजैक्शन की क्लास में मॉडिफिकेशन की हमने, एक नई क्लास ऐड की है ना, एक नई क्लास ऐड कर ली है, तो इनहेरिट भी किया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग क्लासेस जो थी विड्रॉ, डिपॉजिट और बाकी जो थी, उसमें क्या चेंज किया है, ट्रांजैक्शन में जैसे इनहेरिट किया है, उसको इनहेरिट किया है ना। इनहेरिट करना तो कोई चेंज नहीं है ना, मैं 50 और क्लासेस इससे इनहेरिट करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझ आ रही है आपको? ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो, हम देखिए हमें डिज़ाइन में चाहिए मेंटेनेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी का हो, कि आपका डिज़ाइन जो है, आपका सिस्टम ऐसा बना हो कि आप नए फीचर ऐड करते जाए वक्त के साथ, आपका डिज़ाइन का स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ ना हो, उसमें कुछ चेंजेस ना करनी पड़े, ठीक है। अगर आपका डिज़ाइन इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, ये इन प्रिंसिपल्स को हम माइंड में नहीं रखेंगे, तो लेट्स से आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास एक क्लास है और ये आपके पास 2 क्लासेस हैं, इनहेरिट ही हुई हैं, लेकिन अब हम ये क्या करते हैं कि जब भी कोई नया फीचर आता है, या तो इस चाइल्ड क्लास में डालते हैं, चाइल्ड क्लास 1 में, या चाइल्ड क्लास 2 में डालते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस तो हैं हमारे पास चाइल्ड क्लासेस, लेकिन हर बार कोई नया फीचर आता है तो कुछ नए फीचर्स को मैं क्लास 1 में ऐड करता हूँ, कुछ नए फीचर्स को मैं क्लास 2 में ऐड करता हूँ। तो बार बार मैं एक ही क्लास में क्या कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल ये यही कहता है, ये वो हमें उस रूल की वायलेशन कर रहे हैं। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप जब भी कोई नया फीचर ऐड करें तो आप एक नई क्लास बनाएं और उसमें वो फीचर आप ऐड करें, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, आपने एग्जिस्टिंग क्लासेस में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं ना, तो चेंज करने से फिर हमें दोबारा से वो सारी क्लास को टेस्ट करना पड़ता है। एक फीचर ऑलरेडी एक क्लास में इम्प्लीमेंटेड था, ठीक चल रहा था, जब उसमें मैंने चेंजेस की तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से सारी क्लास को दोबारा से टेस्ट करूँगा। वो एफर्ट भी हम नहीं चाहते, बार बार चेंजेस करने से प्रॉब्लम आ सकती है, जो चीज़ पहले चल रही है शायद अब ना चले, ठीक है जी। हस हमजा वो बहुत रेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब डिपॉजिट है तो कोई नया फीचर डिपॉजिट के उससे रिलेटेड हो, तो डिपॉजिट को हम इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ, डिपॉजिट नहीं, वो तो फिर एक्सटेंशन में आएगा ना, मॉडिफिकेशन में। हाँ, डिपॉजिट के नीचे एक और क्लास बना के ऐसे यहाँ पे देखें, एक नया आपने कहा कि एक नई क्लास ऐड करनी है, लेकिन वो इस हायरार्की में यहाँ पे इस लेवल पे सेट नहीं आती, उसकी फीचर्स फंक्शंस डिपॉजिट से मिलते जुलते हैं, तो डिपॉजिट से उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो अगेन क्या किया, वो एक्सटेंशन में आएगा ना, एक्सटेंशन में आएगा। जी जी, एक्सटेंशन के लिए मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, हो सकता है। देखें
समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो एग्जिस्टिंग क्लास है फिर वो नया फीचर नहीं होगा ना, वो नया फीचर नहीं होगा, वो एक्सटेंशन नहीं होगी, ठीक है। कोशिश पहले ये करेंगे कि हम अगर विड्रा से ही रिलेटेड कोई नई चीज़ है उसको यहाँ पर क्या करें, इनहेरिट कर लें। अगर नहीं है तो ऐसा केस भी हो सकता है कि हमें हमारी मजबूरी हमें विड्रा में ही चेंज करना है तो कर सकते हैं। अब हमने रूल की वायलेशन किया तो वायलेशन करने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम हमारा चलेगा नहीं तो मसला आएगा, लेकिन हमने इस रूल की अगर वायलेशन करते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ही आएंगी कि आप एक ही क्लास से बार बार मॉडिफिकेशंस कर रहे हो तो उसको आपको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। और एक ही जगह आप जब सारा काम कर रहे हो तो फिर आपको क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा, ठीक है, कि आपके पास जो कोड पहले चल रहा था शायद अभी जो आपने चेंजेस किए उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है इसकी बात, इस प्रिंसिपल में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप जहाँ पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अचीव कर सकते हो आप उसको अचीव करो। इससे आपके डिज़ाइन में क्या आएगा, डिज़ाइन आपका फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं अब स्लाइड्स की तरफ और उसमें मज़ीद चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं आपको दूसरे प्रोग्राम्स बताता हूँ जो अभी हमारे पास हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। आपको पता है स्टैटिक बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होती है जब आपके पास कंपाइलर को पता होता है कि मुझे किस क्लास के साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि फंक्शन नेम सेम होता है, वो लोडिंग में पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। ओवरराइडिंग में आपके पास फंक्शन नेम भी सेम होता है और पैरामीटर्स सिग्नेचर भी सेम होता है। तो उस वक्त आपके कंपाइलर को कैसे पता चलता है, तो उस वक्त मैंने आपको कल बताया था कि हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देते हैं, किस क्लास के साथ हमने एसोसिएट होना है। समझ आ गई बात? जो कल आपको पूरी कहानी बताई कि क्लास है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी हमें, और उस जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी उसके फंक्शन को हम चलाएंगे, और वो पूरी कहानी आपको बताई थी। तो वो चीज़ कैसे हमें मिलती है, वो हमें मिलती है थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ जाता हूँ और फिर आते हैं इस केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो वो हमजा ने जो क्वेश्चन किया था ना, ये वो देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक आपके पास एम्प्लॉय क्लास है और हमने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अचीव करने के लिए किया कि उसको जितने भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसको हमने लेट से इससे इनहेरिट किया। सैलरीड एम्प्लॉय, कमीशन एम्प्लॉय और आवरली एम्प्लॉय, ये 3 एम्प्लॉयज़ थे, और सब में जो कॉमन फीचर्स हैं वो एम्प्लॉय में रख लिया। और हमने कहा कि भाई इस तरह से हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय की नई टाइप्स आएंगी हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे, एग्जिस्टिंग क्लासेस को नहीं छोड़ेंगे। ये हमने बात की। कोई ऐसा एम्प्लॉय आया जिसकी जो एट्रीब्यूट्स या जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस कमीशन एम्प्लॉय से मिलते जुलते, जैसे कमीशन प्लस सैलरीड एम्प्लॉय। तो अब देखिए, अब हमने हायरार्की में यहाँ पर जाकर उस क्लास को नहीं ऐड किया, कहाँ पर ऐड किया, नीचे एक लेवल नीचे ऐड किया, और उसको हमने कमीशन क्लास से वो कर दिया। तो अभी ये स्टिल इट्स नॉट अ मॉडिफिकेशन, इट्स एक्सटेंशन। हमने क्या किया, एक्सटेंशन किया, ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, अभी एक और चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसको पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल, और फिर एक प्रोग्राम देखते हैं, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको नज़र आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी उसमें आपको नज़र आएंगी, और इनहेरिटेंस तो पॉलीमॉर्फिज्म उसी के थ्रू ही हम अचीव करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप लोगों ने पहले देखी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो स्टैटिक, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी आते हैं। अच्छा, हसन और हमजा जो रिसेंटली मैंने अभी देखी है वो उसमें ये था कि मतलब सिर्फ वो कौन से फंक्शंस हो गया, कौन से चीज़ें उसमें होंगे, वो चीज़ें सिर्फ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। फिर उसके लिए अलग क्लास बनाते हैं, उसको वो चीज़ें यूज़ करते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करके सब डिक्लेरेशन, हाँ, फंक्शंस की डिक्लेरेशन, ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम वहाँ पर नहीं करते, वो इम्प्लीमेंटेशन हम उसकी डिराइव क्लास में करते हैं, ठीक है। यही आइडिया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यही आइडिया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास 2 चीज़ें हैं। इसमें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे और कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में याद रखें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे, कंक्रीट मेथड्स भी होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स हैं जिसको सिर्फ आप डिक्लेयर करते, उसको डिफाइन नहीं करते। मींस फंक्शन की बॉडी आप वहाँ पर डिफाइन नहीं करते, सिर्फ आप फंक्शन का नाम लिखते हो और लेट से उसकी ब्रैकेट्स और हमने कॉमा लगा के उसको वहाँ पे रख दिया। फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन
जो क्लास उसको इनहेरिट करती है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास सिनेरियो ऐसा है, हर क्लास जो इनहेरिट करी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। विड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी और डिपॉजिट की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन की तीसरी टाइप है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये होता है कि जहाँ पे आपने फंक्शन नेम लिखा और उसकी बॉडी में जो भी लॉजिक है वो भी आपने सॉरी उसकी बॉडी में वो लॉजिक नहीं होगी, सिर्फ फंक्शन का नेम होगा। इम्प्लीमेंट करने वक्त और डिराइव क्लास उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। कंक्रीट मेथड उसको कहते हैं जब आप जो अभी तक आप जितने भी हमने फंक्शन देखे हैं, क्लास के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं, साथ ही उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम जो लॉजिक डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होते हैं? कंक्रीट मेथड्स। अब आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और कंक्रीट मेथड्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस जो इसके बाद हम देखेंगे वो है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो इंटरफेस है वो हमें प्योर 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि जब आप इंटरफेस को देखें आपको डिटेल नहीं नज़र आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आएगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इट मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं प्लस कंक्रीट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसमें बस सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होंगे। वो जो कंडीशन है वो आपके इंटरफेस के ऊपर है। तो इंटरफेस पे हम अभी आज की क्लास में देखते हैं, अभी उस पर बात करते हैं। सर वैसे फायदा क्या है इस चीज़ का? मतलब कि अभी देखें, फ़ायदा ये है आपके पास जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, इस पे वापस आते हैं की पॉइंट्स। वाई नीड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो वही है यार, जैसे देखिए आपके पास इनहेरिटेंस, हम इनहेरिटेंस अप्लाई करते हो। मैंने आपको कहा कि यार आपके पास जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम, उसके ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं बनता। ऐसा ही है ना, जो पेरेंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं बनता। उसका ऑब्जेक्ट हम जस्ट उस इसलिए बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उसको हम उसकी किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सेस कर सके और वो हमें जो डिराइव क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सके। जो कल जो पूरी कहानी बताई थी, याद है? वो ऑब्जेक्ट रिटर्न वाली ये चीज़ है। और उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल में मैंने ये लिखा कि एनिमल क्लास है और एनिमल क्लास के अंदर एनिमल क्लास से मेरी और क्लासेस डिराइव हुई हैं। लेट्स से कैट, डॉग, हॉर्स। कैट का तो ऑब्जेक्ट बनेगा, डॉग का तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसी तरह हॉर्स का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन एनिमल का ऑब्जेक्ट बनेगा? एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो अब एनिमल में मैं क्या कंक्रीट फंक्शंस रखूँगा या एनिमल में मैं क्या फंक्शंस रखूँगा? ठीक है, एनिमल का जब ऑब्जेक्ट नहीं बनना तो उसने उस फंक्शंस को लेट से एक्सेस नहीं करना। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब बनाते हैं तो उसमें हम एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं जिसकी बॉडी तो होती है, और सॉरी जिसकी डिक्लेरेशन हम करते हैं उसकी बॉडी नहीं होती, और हम कहते हैं कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो क्लास भी इसको डिराइव करेगी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। तो डिराइव क्लास तो जैसे देखें यहाँ पर आते हैं हम इस एग्जांपल पे, यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन क्लास है। आप ऐसा एज्यूम करें कि ट्रांजैक्शन क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। क्या कर दिया? अभी प्रोग्रामिंग के डेमो, ट्रांजैक्शन क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब ट्रांजैक्शन क्लास में मेरे पास एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट के नाम से, जिसे मैं कहूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको यार नीचे कहीं पे कर लेते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन क्लास है, ऊपर वाली हिरार्की पिक्चर को माइंड में रखिए। इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? जस्ट उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अब जब मैंने क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई तो इसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकता हूँ। तो मैंने ट्रांजैक्शन क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा एग्जीक्यूट के नाम से, या इनिशिएट का हो या प्रोसेस हो, कुछ भी। अब आप देखें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जो बॉडी है वो मैंने नहीं प्रोवाइड की, सिर्फ क्या लिखा? एग्जीक्यूट का नाम मैंने लिखा उस ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर। अब ट्रांजैक्शन क्लास को जो भी क्लास डिराइव करेगी वो इस एग्जीक्यूट फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देगी। बात समझ आ रही है? ट्रांजैक्शन क्लास जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एक मेथड है, कौन सा?
एग्जीक्यूट का। कौन सा मेथड है? जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इट्स मीन उसकी बॉडी यहाँ पर नहीं है। अब जो क्लास भी इस क्लास को डिराइव करेगी वो इस एग्जीक्यूट फंक्शन की क्या देगी? इम्प्लीमेंटेशन देगी। तो देखिए जो क्लास भी डिराइव करेगी ना उसकी अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ट्रांजैक्शन क्लास तो कौन कौन सी क्लास डिराइव कर रही है? ट्रांजैक्शन क्लास तो कौन कौन सी क्लास डिराइव कर रही है? विड्रॉ क्लास। तो विड्रॉ के लिए जो ये एग्जीक्यूट फंक्शन जो होगा उसके अंदर लॉजिक डिफरेंट होगी, ठीक है। डिपॉजिट के अंदर जो एग्जीक्यूट फंक्शन होगा उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी लॉजिक अपनी होगी। और इसी तरह तीसरी ट्रांजैक्शन जो है लेट्स से ट्रांजैक्शन थ्रू बिटकॉइंस, उसकी अपनी लॉजिक होगी, उसकी अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो हम कहते हैं कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जैसे हसन ने पूछा, हसन है कि हमजा क्यों करते हैं? देखिए समटाइम्स बल्कि ऐसा सिनेरियो आता है कि आपके पास बेस क्लास का कोई सेंस नहीं बनता, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन कर देते हैं और हम कहते हैं भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसने इस क्लास को लेट्स से डिराइव किया उस क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसकी डिटेल नहीं पता, उसकी डिटेल कहाँ पे है? वो आपके पास जो डिराइव क्लासेस हैं, ठीक है। प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो समझा के फिर प्रोग्राम पे जाते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस बात को हम हमेशा याद रखिए कि पेरेंट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं बनाते। अब ये डिराइव क्लास है कैट, तो डिफरेंट टाइप्स की कैट होंगी, या डिराइव ऑब्जेक्ट लेट्स से स्टूडेंट, तो आप सब स्टूडेंट्स हो, हर एक का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जो आपके ऊपर स्टूडेंट की हिरार्की के ऊपर मैंने एक और पेरेंट क्लास बनाई है पर्सन की, तो पर्सन का क्या ऑब्जेक्ट बनेगा? कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। पर्सन तो आगे फर्दर ब्रेक डाउन हुआ है स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, स्टाफ मेंबर्स में, बात समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली उनके बनेंगे। तो पेरेंट क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा जो हमें जैसे ये करके देगा, जो डिराइव क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट्स हमें रिटर्न करके देगा। तो कल वाली कहानी को पूरी माइंड में रखें जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अभी यूज़र जब आएगा तो उसको ट्रांजैक्शन में से कोई एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करनी होगी, या तो वो विड्रॉ करेगा, या तो वो डिपॉजिट करेगा, या तो वो बिटकॉइंस के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा, इन तीनों में से करेगा। तो अब होगा क्या? या तो विड्रॉ क्लास का एग्जीक्यूट फंक्शन चलेगा, या ट्रांजैक्शन डिपॉजिट क्लास का, या आपके पास ये जो थर्ड ऑप्शन है इस क्लास का एग्जीक्यूट फंक्शन चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्रांजैक्शन क्लास का और वहाँ पे हमने कंडीशन लगाई होती है कि इफ़ यूज़र चॉइस इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न क्या कर दो? विड्रॉ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू 2 तो रिटर्न कर दो ये डिपॉजिट का ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उस ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ आ गई हमजा? ये काम ये जो अभी जो मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ तो उसमें तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये वाला काम तो हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, तो उसमें मैं फिर आपको जो वो ATM वाली केस स्टडी दिखाऊंगा ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न वाली बात कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं वहाँ पर इसकी एग्जांपल में आपको वहाँ पर इंशाल्लाह दूंगा। कोड को देखने से पहले जो स्लाइड्स में जो बाकी चीज़ें हैं उसको ज़रा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, फिर कोड पे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड ये इसका कोड हम देखेंगे। अच्छा, एक एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास को मैं क्या कर दूंगा? देखिए ये एम्प्लॉय क्लास है, इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, ठीक है। इसको समझे, एम्प्लॉय क्लास को मैं क्या बना दूंगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अभी जितनी क्लास और इस एम्प्लॉय क्लास में मेरे पास एक फंक्शन ऐसा होगा, लेट्स से एम्प्लॉय के अंदर मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए हर एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंट होगी, ठीक है, हर एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंट होगी। लेट्स से मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी एक फिक्स सैलरी होगी, कमीशन एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कैलकुलेशन अपनी तरीके से होगी, उसको जितनी सेल्स करेगा उतनी कमीशन मिलेगी। आवरली एम्प्लॉय वो जितने उसकी फिक्स सैलरी नहीं है, 900 कमीशन है, उसकी नेचर डिफरेंट है, वो क्या करेगा? जितने आवर्स काम किया उतनी उसकी सैलरी। और फिर एक चौथी टाइप है लेट्स से ये बेसिक प्लस कमीशन, उसकी अपनी है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं इस एम्प्लॉय क्लास में एक जो कि इसको पहले एब्स्ट्रैक्ट करूँगा और इसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर दूँगा जिसकी बॉडी नहीं होगी, जस्ट फंक्शन नेम होगा। और जितनी क्लासेस इसको डाउनलोड कहता हूँ, इसको इनहेरिट करेंगी, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी।
ठीक है, इसका कोड देखते हैं और अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है? जी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देखिए दोनों कंक्रीट मेथड भी हो सकते हैं और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फुल 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहते हो, 100% एब्स्ट्रैक्शन कि फंक्शन की बॉडी हो ही ना, तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, फिर आप इंटरफेस यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखिए, मैंने इंटरफेस में लिख भी दिया है यहाँ पर कि इंटरफेस बेसिकली हमें क्या करते हैं, 100% एब्स्ट्रैक्शन देते हैं। तो अगर आप, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्लस कंक्रीट मेथड्स दोनों होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो 100% एब्स्ट्रैक्शन कि क्लास के अंदर हमें कुछ भी ना दिखे, या मैं किसी दूसरे को क्लास का वो देता हूँ कि इसे 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 इम्प्लीमेंट करो, उसे कुछ भी नज़र ना आए, तो फिर आप इंटरफेस बनाओ। इंटरफेस में कोई भी फंक्शन कंक्रीट नहीं होगा, मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसकी बॉडी हो, समझा कि तो फुल 100% आपने एब्स्ट्रैक्शन अचीव की। तो इंटरफेस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आते हैं ज़रा यहाँ पर कोड पे आते हैं और इसको देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सारी एक ही चीज़ में, सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं कि एक दूसरे से पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से ही अचीव होता है। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म में जो ये एक्सटेंशन ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन वाली बात है, ये इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड से ही होती है। तो अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको ये प्रोग्राम बताता हूँ और हम इस पिक्चर को भी ज़रा सामने रख लेते हैं जिसका कोड है। वो कोड आपके पास ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास ओपन करते हैं, एम्प्लॉय की क्लास, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब आप देखें इस क्लास को मैंने क्या किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है तो इट्स मीन कि अब इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, इसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी आप वहाँ पे अगर देखें उसी डायग्राम को, तो दूसरी क्लास है हमारे पास सैलरीड एम्प्लॉय। तो सैलरीड एम्प्लॉय वाले कोड को भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, कमीशन एम्प्लॉय एंड आवरली एम्प्लॉय, ठीक है। तो कमीशन एम्प्लॉय और आवरली एम्प्लॉय को भी हम ओपन कर लेते हैं और फिर इस कोड को हम समझते हैं। कमीशन एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय और बेसिक प्लस कमीशन एम्प्लॉय, और हमारी ये मेन क्लास जहाँ पे आपका वो कोड लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो सिनारियो बताया अभी, वो ये बताया कि मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हमने, अगर ऑब्जेक्ट उसका बनाना भी है तो वो जस्ट इतना काम करेगा कि वो हमें कुछ दूसरे जो डिराइव क्लासेस उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी इस केस स्टडी की, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी नेचर इस तरह से है कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में भी मेरे पास डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ आएँ। आपके पास देखें, आपके पास रिक्वायरमेंट्स कोई फिक्स तो नहीं होंगी ना, हमने डिज़ाइन फ्लेक्सिबल बनाना है और हमें पता है कि भाई फ्यूचर में भी डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, हमें नहीं पता लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो हमने डिज़ाइन को तो इस तरह मैनेज करना है, डिज़ाइन को तो इस तरह क्रिएट करना है, इस तरह डेवलप करना है कि डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो, चेंजेस आती रहे, ईजीली अडॉप्ट होती रहे। तो हमने ये सिनारियो या इस तरह से हमने हायरार्की बनाई है, इस तरह से हमने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अचीव किया। तो हमने एक टॉप पर एक एम्प्लॉय क्लास बना ली, जो कॉमन फीचर्स होंगे जो सभी एम्प्लॉयज़ में हम कहते हैं कि भाई जो भी एम्प्लॉय होगा ना, वो आपके पास जो भी एम्प्लॉय होगा वो आपके पास उसकी नेम और उसकी सैलरी मस्ट होगी। कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसकी लेट से सैलरी ना हो भी सकता है, वो भी एक कैटेगरी होगी, लेकिन एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोड में देखें दो फीचर्स जो सब में कॉमन है अभी के लिए, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए क्या था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो हमने रख दिया कि ये हर एम्प्लॉय का होगा, इसको टॉप की हायरार्की पे रख दिया। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयज़ की अर्निंग्स होंगी, कुछ उनकी सैलरीज होंगी, वेजेस होंगी। हर एम्प्लॉय की सैलरी का क्राइटेरिया दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने देखें यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल अर्निंग्स, ये अब आपके पास एक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो जो अर्निंग्स वाला जो फंक्शन है ना, अर्निंग्स वाला जो हर एम्प्लॉय का दूसरे से क्या होगा,
डिफरेंट होगा, उसको क्या कर लिया हमने, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बना लिया। अब देखिए इस फंक्शन की, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं है, इसकी बॉडी कौन प्रोवाइड करेगा, जो इसको इनहेरिट करेगा, वो जो ओवरराइडिंग वाली बात, जो इसको इनहेरिट करेगा, जो भी क्लास इसको, वो ये अपने हिसाब से क्या करेगी, अपने हिसाब से अर्निंग दे, अपने हिसाब से उसकी अर्निंग्स को डिफाइन करेगी, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, हमें कुछ चीज़ें एडवांस में नहीं पता, ठीक है, हम आप यूज़र्स पे छोड़ रहे हैं। लेट से कोई ऐसा फंक्शन है ऑनलाइन, ऐसी एग्जांपल है कि लेट से रन टाइम पे नया यूज़र आता है, ठीक है, और वो यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, तो हम पहले से तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, रन टाइम पे वो जो देगा, तो हम रन टाइम पे एक लेट से नई क्लास उसके लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सटेंड के लिए, और वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, ये वो पासवर्ड को किस तरह से सिक्योर करना चाहता है, ठीक है। लेट से पासवर्ड को सिक्योर करने के 10-12 तरीके हैं, ठीक है, या हर कोई अपने तरीके से सिक्योर करना चाहता है, तो हम यूज़र पे छोड़ें, ठीक है, कि जब आप आओ इस क्लास को इनहेरिट करो और आप इस पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये अर्निंग वाला फंक्शन आपको अब बाकी की सब क्लासेस में मिलेगा विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। तो हम पहली क्लास देखते हैं यहाँ पे, सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय वाली क्लास जो है इसने एक्सटेंड किया किसको, एम्प्लॉय वाली क्लास को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, और इसमें उसके पास अपने जो कंस्ट्रक्टर्स वगैरह वो सब चीज़ें तो होंगी जो हम हर वक्त करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें अब यहाँ पर देखें आखिर में आपको यहाँ पर ये वही पुराने प्रोग्राम ही है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस पे देखे थे। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास ये जो फंक्शन है अर्निंग्स का, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली चूँकि सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी एक सिंपल सैलरी है जो फिक्स होगी। अगर आप आवरली एम्प्लॉय में देखें तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। ये अर्निंग्स वाला फंक्शन देखें, वहाँ पे पूरी लॉजिक लिखी हुई है, समझ आ रही है। ये आवरली एम्प्लॉय का क्राइटेरिया डिफरेंट है ना, वो जितने आवर्स काम करेगा उतनी उसकी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे उसने अपनी उसकी अलग इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह यहाँ पे नया आपके पास ये कमीशन एम्प्लॉय वाला नया एम्प्लॉय हमने ऐड किया, उसकी हमने नई इम्प्लीमेंटेशन दी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसकी कमीशन जितना भी है उसको उसकी ग्रॉस सेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूँकि ये कमीशन एम्प्लॉय है। तो आप देखिए इस तरह करने से फ़ायदा क्या हुआ, इस तरह करने से हमें जैसे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो गया। अब इन फ्यूचर हमें ये टेंशन नहीं है कि कोई नया एम्प्लॉय आएगा और मैं एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करूँगा, नहीं करूँगा मैं। हम क्या करेंगे, कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। हमें कितनी चेंजेस करनी पड़ेगी, एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें हमें उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, और जो ये फंक्शन है आपके पास अर्निंग्स का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। तो आप देखें हम नया फीचर ऐड भी कर रहे हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ऐसा ही है ना। तो वो प्रिंसिपल फॉलो हो गया, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो उस प्रिंसिपल ने हमें क्या सिखाया कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं आपका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होगा, आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। अगर ये अप्रोच फॉलो नहीं करता तो ये काम तो किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो फिर क्या होगा, आप एक ही क्लास में बार बार चेंजेस करोगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल की भी वायलेशन होगी, और एक सिंगल पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन उसकी भी फिर ये वायलेशन होती है। समझ आ गया। कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। कोड वही पुराना है जो इनहेरिटेंस वाले में भी हमने देखा है, तो मैं डिटेल से सारा कोड आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको जस्ट मैं यहाँ पर वो फंक्शंस पहले से कल वाले ही हैं, ठीक है। जस्ट इस हिरार्की को माइंड में रखिए आप, और ये वाली हिरार्की को। अच्छा, ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय वाला जो नया एम्प्लॉय आया, तो ये हिरार्की में फर्स्ट ये जो ये लेवल था यहाँ पर फिट नहीं होता था, ठीक है। तो ये मतलब सबसे नीचे वाली लेयर पे आता था ये। इसमें जो फीचर्स हमें चाहिए थे वो कमीशन एम्प्लॉय वाली क्लास में से हमें इनहेरिट करने थे, तो मैंने इसको हिरार्की में यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए इससे क्या हो गया, हमें डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हुई, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सकती है अगर हमारा डिज़ाइन जो है वो इसी तरह इसकी हिरार्की बढ़ती जाए, इनहेरिटेंस बढ़ती जाए, तो वो चीज़ें फिर कम्प्लेक्स हो सकती है अगर ये लेवल्स बढ़ते जाए, ठीक है। तो वो एक अलग बहस है। तो कोड में कुछ बताने की ज़रूरत है, वही पुराना कोड है, जस्ट आपको जो इसमें बताने की चीज़ थी वो आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट वो था। तो देखिए यहाँ से मैं सिंपली ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, और
उनको मैं सिंपली यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी वो सुपर वगैरह और वो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि सुपर क्या करता है। सुपर क्या करता है, अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करना है, सुपर डॉट फंक्शन का आप नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये जितनी भी हम जो इस डिज़ाइन में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप काम करोगे लेट से, तब आपको ये फीचर्स ये चीज़ें वहाँ पर हेल्प करेंगी। तो अभी तक हमने जो एडवांस प्रिंसिपल्स में तो जैसे एक प्रिंसिपल पढ़ा, और जो पैटर्न्स है वो अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं। वो पैटर्न्स हम इंशाल्लाह सेशन 2 के बाद पढ़ेंगे। तो उन पैटर्न्स को पढ़ाने से पहले ये ज़रूरी था कि आपको जावा के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स दे दी जाए कि आप जावा से थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाओ। और मेरे ख्याल से अब तक आप, मुझे नहीं पता कि आपने कुछ प्रैक्टिस की है कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगर आपको कोई जावा में टास्क दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको जस्ट 2, 3, 4 चीज़ें याद रखनी होंगी जो जावा का सिंटैक्स है, बाकी लॉजिक वाइज कोई डिफरेंस आपको नहीं बताया। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट या कंपोजिशन जो कल पढ़ी थी, C++ में भी उसका वही कंसेप्ट था, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और कल हमने जावा के अंदर भी कंपोजिशन को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, कुछ चेंज नहीं था, ठीक है। तो फाइनल पेपर में किसी ने ये एक्सक्यूज़ नहीं देने के जावा पे हमारे हैंड्स ऑन अच्छे नहीं थे, ठीक है, तो वो सेम चीज़ है। अच्छा, इंटरफेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इंटरफेस के बारे में कोड उसका नहीं देख रहे, थोड़ी सी उसके बारे में 1-2-3 बातें जैसा आपको डिफरेंस जैसे बता देता हूँ, फिर इंटरफेस को आप लोग खुद ही देख लेना। देखें, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये जो बाकी पॉइंट्स हैं ना, की पॉइंट्स, रिमेंबर ज़रा इसको थोड़ी आप तकलीफ़ करके थोड़ा इसको पढ़ लेना, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इंटरफेस पे जाता हूँ। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से फ़र्क क्या होगा? बेसिक फ़र्क वो ये है कि जब मैंने आपको शुरू में कहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको कुछ ऐसे फंक्शंस दिखेंगे जो कि कंक्रीट भी होंगे एब्स्ट्रैक्ट के अलावा। तो अगर आप इस क्लास को देखो, एम्प्लॉय क्लास को, तो यहाँ पे आप देखो आपको बहुत से फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जिसकी बॉडी है इसके अलावा, ठीक है। हाँ ना, ये देखिए आपके पास जितने भी ये फंक्शंस हैं ये सारे वो हैं, ठीक है। और आपने जो पूछा क्या था साथ ने कंस्ट्रक्टर, देखो वो भी नज़र आ गया, ठीक है। तो उससे आंसर नहीं, मैंने क्या सारे आंसर हो जाएंगे। तो इस पे कंक्रीट फंक्शंस भी आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्योर एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, 100% एब्स्ट्रैक्शन मीन सब कुछ हाइट, ठीक है, और आप कहते हो कि इस क्लास के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन ना हो जिसकी डिटेल्स दिखें, तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना यूज़ करो, और आप फिर क्या यूज़ करो, आप फिर इंटरफेस यूज़ करो। तो इंटरफेस जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि इंटरफेस इज tantamount टू प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो आपके पास प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। मतलब प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मतलब ये कि उसमें कोई भी कंक्रीट मेथड नहीं होगा, सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे। आपको क्या दिखेंगे, जैसे ये आपको दिखा पब्लिक फंक्शन अर्निंग्स, बस किसी फंक्शन की बॉडी नहीं होगी। जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो उसकी फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। अभी तक जस्ट ये डिफरेंस, नेक्स्ट में हम जब आएंगे तो मैं देखूंगा वो जो केस स्टडी है उसमें अगर इंटरफेसेस है तो वो उसमें फिर हम कवर कर लेंगे, इंटरफेस का कोड भी देख लेंगे, और इंटरफेस पे हम मज़ीद कुछ बात करेंगे कि इंटरफेस से बेसिकली फ़ायदे क्या होते हैं। अभी तक एक फ़ायदा है कि आपकी क्लास कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट हो गई, कोई डिटेल्स नहीं पता चलेंगी। कुछ और भी फ़ायदे हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के, तो वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है।